परसों ही 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती भिवानी के अंदर मनाई गई, जिसमें हमारे अनेक मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके अंदर मुख्य अतिथि थे। जो बहुत ही भव्य सम्मेलन हुआ, पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन वो हुआ। मैं जहां पूरे समाज के लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि बड़ी संख्या के अंदर वो आकर के भव्य सम्मेलन किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो भी डिमांड हमने समाज की तरफ से रखी, वो सारी की सारी डिमांड उन्होंने पूरी करने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज की अनेक जो समस्याएं थी, खासकर मिट्टी की ज़मीन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का घोषणा की कि 15 दिनों के अंदर अंदर 2000 गांवों के अंदर जो लोग मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनको ज़मीनें उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, जिससे समाज के अंदर एक बहुत खुशी का माहौल गया। जो लोग जो इस अपना परंपरागत कार्य करते हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया है। इसके साथ साथ भिवानी के अंदर उसी दिन 115 गांवों के अंदर 5-5 एकड़ भूमि के जो कार्य करते हैं मिट्टी के काम का, उनको प्रमाण पत्र भी देने का काम किया 115 गांवों में तत्काल वहीं उसी दिन। तो बहुत बड़ा कार्य है जो किया है। इसके साथ साथ जो डिमांड्स जो रखी गई थी समाज की तरफ से, चाहे वो रोहतक के अंदर HSVP के अंदर प्लाट देने की बात हो ताकि समाज के लोग वहाँ अपना एक कोई भवन का निर्माण कर सके, और फतेहाबाद के अंदर भी और करनाल के अंदर भी जो कहा, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर विचार करके वो समाज को दिया जाएगा। और खासकर क्योंकि प्रजापति समाज की तरफ से हमने जो डिमांड रखी थी कि माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए और उसको मजबूत किया जाए, उसकी भी माननीय CM साहब ने कहा कि हम जल्दी उसका गठन करने का काम करेंगे और उसको मजबूत करने का काम भी करेंगे, ताकि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं उसके द्वारा हल की जा सके। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो खासकर जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुरू करने का काम किया। चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने BCA को पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया 8%, और उसका परिणाम ये है कि आज हर ब्लॉक के अंदर सरपंच है BCA के, हर ब्लॉक समिति के मेंबर है, हर जिले के अंदर जिला पार्षद BCA के आपको जो है वो मिल जाएंगे। आदरणीय नायब सैनी जी ने उससे भी आगे बढ़ते हुए BCA को भी, BCB को भी आरक्षण देने का काम किया और उसको लोकल बॉडी के अंदर भी लागू करने का काम किया है, जिससे आज चाहे मेयर है, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन है, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन है और चाहे मेंबर है, वो आज इस वंचित वर्ग के जो है बन रहे हैं। और जिस तरीके से एक तरीके से जो मुख्य धारा के अंदर उन लोगों को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने करने का काम किया है, कि बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा कि जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में लिया गया है। और चाहे जो एक मुख्य मांग जो है OBC समाज की, कि जिस तरीके से पहले जो डिमांड थी कि क्रीमी लेयर की, वो 6 लाख से 8 लाख करने का काम माननीय नायब सैनी जी ने करने का काम किया था। और उन्होंने एक ऐलान किया कि केंद्र की तर्ज के ऊपर जो है जो रिजर्वेशन की सुविधाएं जो है हरियाणा के अंदर भी मिलेगी। और हमने डिमांड रखी है माननीय CM साहब से कि केंद्र के अंदर क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक की नौकरियों के अंदर भी 27% आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर
क्लास 4 से लेकर क्लास 4 और क्लास 3 के अंदर ये 11 और 16% यानी 27% ओबीसी को दिया जाता है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर ये आरक्षण जो है वो 10 और 5% दिया जाता है। वो भी केंद्र की तर्ज के ऊपर 27% ओबीसी को देने का काम करें। माननीय सीएम साहब ने इस बात की हामी भी भरी है और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इसके बारे में जो कानूनी विचार विमर्श करके और उसको भी आने वाले समय के अंदर उस पर भी विचार करके और उसको भी किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज आदरणीय नायब सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर वर्ग के लिए एक सोच रखती है कि उसका कार्य किया जाए। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने कमेटी का गठन किया था जिसमें मैं भी था, माननीय नायब सैनी जी भी उस टाइम मेंबर पार्लियामेंट थे और हमारे जो ओबीसी के प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भी थे और 2-3 मंत्री उस एमएलए हमारे थे, अभय यादव जी और लक्ष्मण यादव जी, राम कुमार कश्यप जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, और हमने बैठ करके कुछ एक ये तय किए थे कि ये चीज़ें और है जो वंचित वर्ग है जिसको और वो मिलनी चाहिए, ओबीसी समाज का जो राइट बनता है उसको मिल नहीं पा रही। और उस समय पे हमने ये तय किया था सारी बातों पे विचार विमर्श करके कि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनकी बारे में बैठ करके विचार करेंगे। इन बिटवीन माननीय नायब सैनी जी को ही प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जैसे आपको पता है कि पूरे स्टेट के अंदर जाना था, चुनाव का टाइम था, तो हमने यही तय किया था कि जल्दी ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उसके बाद माननीय नायब सैनी जी को ही प्रदेश का सीएम बना दिया गया। मैं इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करूंगा। और मैंने सीएम साहब से कहा कि जिन लोगों ने को इस बात की कमेटी गठन किया और इस बात पे विचार किया कि ये समस्याएं हैं, आज तो कमांड उन्हीं कमेटी में से जो है सदस्य के पास है, माननीय नायब सैनी जी के पास है। नायब सैनी जी आज माननीय मुख्यमंत्री हैं और मैं भी उसके अंदर था, मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सीएम साहब बड़े उदार दिल के हैं। जल्द ही ये तमाम समस्याएं जो बाकी रह रही है उसको भी वो पूरा करने का काम जो है वो निश्चित तौर पर करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके का सम्मेलन हुआ है, ओबीसी वर्ग के अंदर एक खुशी की लहर जो है वो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय हमारे जितने भी मंत्रीगण उसमें गए, आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी, अरविंद शर्मा जी, कृष्ण बेदी जी और श्रुति चौधरी जी और महिपाल ढांडा जी और वहाँ के एमपी धर्मवीर जी भी वहाँ उसमें गए थे और दूसरे जो हमारे एमपी है रामचंद्र जांगड़ा जी वो भी वहाँ उपस्थित रहे और एक बहुत अच्छा एक तरीके से कैबिनेट के आधे से ज़्यादा सदस्य उस सम्मेलन के अंदर रहे। तो अब एक बहुत खुशी की लहर समाज के अंदर है। मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय नायब सैनी जी का और पूरे जो जिन लोगों ने इस सम्मेलन को सफल बनाने का काम किया उनका और हमारे माननीय जितने भी कैबिनेट मंत्री उसके अंदर शामिल हुए, एमपी शामिल हुए और हमारे एमएलए जो शामिल हुए उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आपने क्लास 1 और 2 वाली 27% की क्या मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन? मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर जल्दी इस पर विचार करेंगे और विचार विमर्श करके और उस पर फैसला लेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आपने चार्जशीट की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे मैंने तो शुरू में कह दिया था कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा और कोई भी अगर इसके अंदर संलिप्त पाया गया तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। रोहतक का ये जो मामला है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, 1-1.5 साल पहले का है ये, और जिसमें जो नियम कायदों को ताक पे रख करके और जो ऑनलाइन टेंडर करने चाहिए थे वो ऑफलाइन करने का काम किया है बड़े सदर के ऊपर, इसलिए हमने उनको चार्जशीट भी किया है और इसकी इंक्वायरी करवा करके जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। और भी एक बात है कैसा 15 जून तक सड़कों की मरम्मत का काम होगा, क्या वो रिव्यू किया जिन्होंने ढिलाई बरती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखिए, जो 15 जून तक हमने कहा था पूरे प्रदेश के अंदर हमने 15 जून तक सारे के सारे गड्ढे भरने का काम किया है
उस समय जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे जो टोटल जो PWD जिसका रखरखाव करता है 30,664 किलोमीटर है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर हमारी DLP पीरियड के अंदर थी। हमने उन एजेंसियों से काम कराने का काम किया है। एक एजेंसी या 2 एजेंसी शायद है जिन्होंने कार्य नहीं किया था, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, ब्लैक लिस्ट को करने का काम जो है वो किया है। इसके अलावा जो DLP पीरियड के अंदर नहीं थी उन रोड पे हमने पैच वर्क करने का काम किया है। 5,000 किलोमीटर ऐसी रोड थी जो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर थी। कुछ एक रोड उनमें से ऐसी थी जिसमें से पैच वर्क किया ही नहीं जा सकता था। उन रोड के हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के उनके प्रोसेस के अंदर है। कईयों की AA हो गई है और जल्दी टेंडर लग जाएगा, कईयों के टेंडर हो गए हैं। इस साल के अंत तक जो 5,000 किलोमीटर बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी उन पे उनका कार्य कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कारपेट उनका हम कर देंगे। तो उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई यूं नहीं कह सकेगा कि हरियाणा के अंदर रोड टूटी हुई है। मंत्री जी, जैसे आपने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, तो इनके लिए आपको लगता है हरियाणा में एक अलग सा बाजार होना चाहिए, क्योंकि कई इस तरह के बर्तन भी बनाते हैं जिसका विदेशों तक जो है भूमिका रहती है, कहे कि लोग पसंद करते हैं। तो आपको लगता है हरियाणा में भी कुछ इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कोई बाजार या सेमिनार या फिर इस तरह की एग्जीबिशन लगनी चाहिए सामने? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो आज का समय है वो मशीनी युग आ गया है धीरे धीरे, और ये लोग जो मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं वो पुराने ढर्रे पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और कई हमारे जो लोग हैं उन्होंने कुकर भी, फ्रिज भी मिट्टी के बना दिए हैं। और ये वैज्ञानिक तौर पे भी हमारे डॉक्टर साहिबान ने भी ये प्रूव हो चुका है कि जो हम स्टील के बर्तनों में या जो कुकर, जो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, अगर उसकी बजाय मिट्टी के यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सेहत के लिए भी जो है अच्छा है, ये प्रूव हो चुका है। और हमारे एक फरीदाबाद के अंदर भी है, एक मानेसर के अंदर भी है, जिनको राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला है कि एक नई उन्होंने टेक्निक करी है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने कहा है कि मिट्टी कला बोर्ड को गठन भी किया जाए, उसको मजबूत भी किया जाए, उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जाए, ताकि इससे जुड़े हुए जो लोग हैं मिट्टी से, उनके लिए वो कल्याणकारी योजना उसके लिए तहत जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि उनको बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि इस मशीनी युग के अंदर वो पिछड़ ना जाएं और उनको हर तरीके से कोई मदद करके उनको आगे लाया जा सके। इसीलिए मिट्टी कला बोर्ड के गठन की बात हमने कही है। क्या दूसरे जिलों में भी ऐसी जैसे मामला है, ऐसा कोई दूसरे जिलों में भी मामला है? देखिए, जहाँ भी अगर आएगा, कोई भी आएगा, तो हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी इस टाइप का कोई भ्रष्टाचार हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हो। ये जो आपने रोहतक वाला इशू आप कहते 1.5 साल से चल रहा था, जो अरविंद शर्मा ने इशू उठाया थी उससे रिलेटेड है, उससे अलग है? किसने उठाया? अरविंद शर्मा ने जो इशू, जब वो MP थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उठाया था कि जो 300 करोड़ रुपए PA, उनका तो सीधी भाषा का शब्द ये था हरियाणवी भाषा में कि 300 करोड़ रुपए PA, उसको क्या बना? ये जो मामला है, मुझे ये पता नहीं कि अरविंद शर्मा जी ने कौन सा उठाया था, बट ये वहाँ पे जो मेंटेनेंस के काम जिसको हम कहते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जिसके 1 लाख रुपए तक के या उससे ऊपर हो तो ऑनलाइन टेंडर करने पड़ते हैं। उन्होंने जहाँ तक मैंने अभी संज्ञान में आया 2 लाख 2.5 लाख तक भी जो है वो ऑफलाइन करके, और एक कुछ समय के अंदर, उससे पहले देखिए कोई भी कार्य है इमरजेंसी, क्योंकि पीने का पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, ये ठीक बात है कि कई बार इमरजेंसी ऐसी होती है कि बिना ऑनलाइन टेंडर किए भी कोई भी मान लो कहीं सीवर बैठ गए एकदम से, अगर वो प्रोसेस में जाएंगे तो कराना पड़ेगा, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन एक बड़े स्तर पे कराना, ये तो ठीक है कि कहीं कहीं तो कुछ काम किए हुए तो आपको और कहीं भी मिल जाएंगे। जो इमरजेंसी कार्य हैं, जो ज़रूरत के कार्य हैं, वो कराए जाते हैं, लेकिन एकदम से थोक में इस तरह का करा देना, वो जो संज्ञान में आया तो उसमें हमने एक्शन लिया। कितने का पैसा था, कितने का काम कराया और किन टुकड़ों में कराया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर का था, 2.5 लाख के हो सकते हैं, 40 करा दिए, 50 करा दिए, कितने करोड़ रुपए का ये काम था? ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा संख्या के अंदर कुछ टाइम के अंदर थे
पूरा आंकड़ा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ज़्यादा थे और वो दिख रहा था कि ये इसमें गड़बड़ हुई है। जो भी कार्य होता है उसमें दिख जाता है कि जेन्युइन क्या है और गलत क्या है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एक जो बड़ा विषय और है, एक तो पानी का तो है, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कुछ शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा का इशू चल रहा है, ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है। कोई आपके सामने ऐसी सिंगाने कहाँ तक है ये जो ट्रीटमेंट का, जो सीवरेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट्स पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर है, एक तो अर्बन लोकल बॉडी के अंदर है जो हम करते हैं, नार्मल साइड में बहुत लंबे समय तक करते हैं। तो ऐसी कोई है आपकी? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि हम जो हमारे निगम है, और निगम भी जिसके अंदर हमारा फरीदाबाद है, सोनीपत है, आपका जो गुड़गांवा है और पानीपत है, इनको छोड़ करके बाकी हमारे चाहे हिसार है निगम के अंदर भी, और जितनी भी नगर पालिका है या नगर परिषद है उसके अंदर भी पब्लिक हेल्थ कार्य करता है, उसके अंदर अर्बन लोकल बॉडी नहीं करती। चाहे आपने महेंद्रगढ़ की बात कही, वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट का काम भी हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, और नए कार्य भी हमारे लगातार चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यूँ नहीं है कि हमारे कोई जो अब इवन को अर्बन लोकल बॉडी के अलावा गांव के अंदर भी जो हमारी भाग्राम की योजनाएं हैं उसके अंदर भी आप जाकर के देखेंगे तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हमारे हैं, और हमारे जो उसमें हम जो पानी की कैपेसिटी भी हमने उसके अंदर बढ़ाने का काम किया है। 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से गांव के अंदर भी जो हमारे महाग्राम के अंदर है। तो ये तमाम कार्य हमारे डिपार्टमेंट द्वारा किए जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। कहीं कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम ठीक करवाने का काम करते हैं। बरसात हुई है, जल SYL को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस बैठक में मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। भगवत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सिंधु जल समझौता अगर खत्म हो जाता तो हम हरियाणा को जो है पानी दे देंगे। उस बयान को आप किस तरह देखते हैं? BBMP के लिए उन्होंने ग्रांट को भी जो है देने से मना कर दिया था, उसको आप किस तरह? देखिए, पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, गलत तरीके से पहले भी इन्होंने हरियाणा का पानी रोकने का काम किया था। जहां तक SYL का मामला है, सिंधु को आ जाएगा तो फिर और ले लेगा नाम, वो तो हमारा राइट बनेगा, हम लेंगे। लेकिन आज की बात है कि अब हमारा जो SYL का पानी जो बहुत लंबे समय से हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, पंजाब के हक की बात नहीं कर रहे। जो पंजाब का और हरियाणा का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में जो पानी हमारे इससे आया, जो SYL का जो अब तक हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जिससे हमारा आज दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत परेशानी है, सिंचाई की भी है, इवन पीने के पानी की भी दिक्कत कई बार हमारे आ जाती है, वो हमारा रोकने का काम किया। हम उसकी बात कर रहे हैं। बातों को घुमाने की बजाय जब हमारा एक सिस्टम है, हमारे जो कायदे कानून है जिसके तहत, संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है, हमारा संघीय ढांचा है, और उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिए, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना या उसके खिलाफ भी कोई विधानसभा के अंदर इस तरीके का प्रस्ताव लेकर के आना, संवैधानिक जगह पे असंवैधानिक बिल लेकर के आना या असंवैधानिक प्रस्ताव लाना, वो गलत है, वो देश हित के अंदर भी नहीं है, और इस तरीके की बात आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं करनी चाहिए। सर, एक जल भराव हुआ है, कई जगहों पर पीने के पानी में दिक्कत आ रही है सर, बरसात के कारण कई शहरों में सर। देखिए, कभी एकदम से जब कई बार कोई ज़्यादा जल भराव आ जाता है और उम्मीद से ज़्यादा कहीं अगर बारिश आ जाती है तो कोई दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें लगा हुआ है, हमारा फ्लड डिपार्टमेंट है, वो भी जो पाइप हमारे जो पंप सेट लगाने होते हैं समय समय पर जगह जगह पर, वो भी बिजली के कनेक्शन लगा करके भी हमने चालू करवाए हैं ताकि कहीं भी पानी जो है ना भरे। थैंक यू सर। चाय वाय पिलवाई कि नहीं? क्या हाल है जी?